प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज का पाठीय परिदृश्य अथवा शास्त्रीय परिदृश्य पार्ट 2 आज हमारा टॉपिक है। इससे पूर्व भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य का पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज देखते हैं हम मध्यकाल और आधुनिक काल, टेक्सचुअल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। मध्यकाल को दो भागों में बांटा जाता है, राजपूत काल और मुस्लिम काल। जिन विद्यार्थियों ने 11th और 12th में इतिहास पढ़ा है वो इस टॉपिक को और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन नहीं करना है, अपितु विभिन्न युगों में या विभिन्न कालों में सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो मध्यकाल में राजपूत काल को देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुछ समय तक हर्षवर्धन के शासन में भारत में एक केंद्रीय सत्ता रही। हर्षवर्धन के अधीन एक पावर का पोलराइजेशन रहा, किंतु हर्ष के पश्चात, हर्षवर्धन के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विलुप्त हो गई। उस समय कोई राजनीतिक सत्ता ऐसी थी नहीं हर्षवर्धन के पश्चात। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा और इसको हम मध्य युग के नाम से जानते हैं। इस युग में संकीर्णता की प्रवृत्तियां प्रबल हुई और नवीनता, मौलिकता तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण का अंत हुआ। क्योंकि संकीर्णता इसलिए कि सबके अपने छोटे छोटे राज्य थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी। धार्मिक कर्मकांडों में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई और उच्च वर्ग का नैतिक पतन हुआ। ये अपने दुर्व्यसनों की वजह से जो है, अपने बुराइयों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से जो है, विलासिता की वजह से जो है, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ा आपस में लड़ते भी रहे, झगड़ते रहे, इसलिए संकीर्णता रही और उनका नैतिक पतन भी हुआ। दक्षिणी भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। ये एक तरह का नैतिक पतन ही था, एक बुराई थी। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का अभाव जैसी सामाजिक कुरीतियां इसी युग की देन है। तो ये जो काल था, ये सामाजिक प्रगति के लिए अच्छा काल नहीं मान सकते। इसमें अनेकों सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ। जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, सामंतवादी व्यवस्था, ये जो है इसी युग की देन है। ये सारी सामाजिक बुराइयां हैं। जाति प्रथा अपने सुदृढ़ रूप में मौजूद थी। बहुत एक अपनी रिजिडिटी, अपनी कठोरता के रूप में जाति प्रथा का प्रचलन समाज में था और इस समय संकीर्ण देशभक्ति पाई जाती थी। एक व्यापक देशभक्ति होती है, पूरे राष्ट्र को एक मानना या उसके प्रति प्रेम रखना। संकीर्ण देशभक्ति अपने छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जो जिनके ऊपर आपका शासन है, देशी रियासतें मैं कह सकते हैं अपन को, छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े, छोटे छोटे ठिकाने, उन ठिकानों के प्रति, उन रजवाड़ों के प्रति अपनी अपनी देशभक्ति शो करते थे लोग, तो उसको हम संकीर्ण देशभक्ति कहते हैं। मध्यकाल का दूसरा जो काल आता है राजपूत काल के बाद, वो है मुस्लिम काल, मोहम्मदन पीरियड। मुस्लिम पीरियड में 11वीं शताब्दी से शुरुआत होती है इसकी, और मोहम्मद गौरी ने जब 1173 में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। वैसे तो मोहम्मद गजनवी के समय से शुरू होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली और भारत में मुस्लिमों के विभिन्न वंशों का शासन लगभग 600 वर्षों तक आखिर तक रहा। औरंगजेब तक मान सकते हैं इसको कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, बड़े बड़े वंशों का और मुगलों का 600 वर्षों तक शासन रहा।
मुगल युग में अनेकों प्रसिद्ध शासक हुए। अकबर महान, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। यद्यपि मुस्लिम आक्रमणकारी भारतीय समाज में विलीन हो गए थे, किंतु मुसलमानों का एक पृथक अस्तित्व जरूर बना रहा। वो किस लिए बना रहा? क्योंकि हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की संस्कृति और खान पान में और जीवन में बड़ा अंतर था। इसलिए वो बाहर के आक्रमणकारी के रूप में जरूर आए, यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की सारी बातें हुई, आदान प्रदान भी हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, खान पान और वेशभूषा, रहन सहन, तौर तरीके, आचरण, व्यवहार, इन सब में भिन्नता भी रही। इसलिए दो हिंदुओं से थोड़ा उनका पृथक अस्तित्व भी रहा। लंबे समय तक हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण इस युग में कला, धर्म, साहित्य, परिवार, संगीत, सभी क्षेत्रों, जीवन के सामाजिक क्षेत्रों में बहुत आदान प्रदान हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति भी हुई। मूर्ति कला, स्थापत्य, भवन निर्माण कला जो है, इसमें बहुत आदान प्रदान हुआ और एक तरह से समाज ने उन्नति की। उसके बाद चौथा काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक ब्रिटिश काल और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। ब्रिटिश काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत मानते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली गई, जिसकी विधिवत रूप से जो है ब्रिटिश संसद के अधीन जो चला गया, वो कब गया? 1858 में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के 1857 तक, क्रांति तक तो मानते हैं हम कंपनी का शासन था, और 1858 में सीधा जो है शासन जो है महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, यानी ब्रिटिश की संसद के हाथों में 1858 में शासन तब्दील हो गया। और अंग्रेजी शासन काल में भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कौन कौन सी थी? एक कुछ भाग जो था अंग्रेजों के अधीन था और कुछ देशी राजाओं और नवाबों के अधीन था। ये दो प्रकार का शासन हुआ। और अंग्रेजों ने तो अपने को, क्योंकि वो तो व्यापारी थे, व्यापारिक कंपनी, व्यापार के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज अपने आप को मालगुजारी वसूल करने में और शांति व्यवस्था बनाए रखने में और भारत की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित रखते थे। वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं निभाते थे, अपने आप को इन कामों तक सीमित रखते थे। और उन्होंने देश के राजनीतिक पुनर्गठन और राष्ट्रीय नैतिक चरित्र को बढ़ाने में या उसको उन्नत करने में कोई ज़्यादा योगदान नहीं दिया और कोई प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। वो तो अपना मालगुजारी इकट्ठा करने में ही ज़्यादा सीमित रहते थे। इस युग में देश में सड़कों, रेलों, जलमार्ग, संचार, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में अनेकों परिवर्तन हुए और भारतीय समाज में भौतिक प्रगति भी की। अंग्रेजों ने देश को एक विशाल शासन तंत्र, नौकरशाही और संसदीय प्रजातंत्र प्रदान किया। ये बड़ी चीजें थी तीनों। भाई, हम अंग्रेजों की वजह से ही नेशनल इंटीग्रेशन हुआ देश में, और उन्हीं की वजह से एक हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो देखते हैं और जो भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप देखते हैं, जो प्रजातंत्र ये व्यवस्था जो देखते हैं, वो ब्रिटिश की देन है। लोगों में राजनीतिक जागरूकता इसी युग में पैदा हुई और 1916 के पश्चात देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न शुरू हुए, अर्थात फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ। यहाँ पर गांधी जी राष्ट्रीय परिदृश्य में उभर करके आते हैं। 1916 के बाद देश की आज़ादी के लिए प्रयास शुरू हुए, जिसमें सबसे बड़ा जो नेतृत्व था, जो सबसे बड़ा नाम था, महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता एकजुट हुई और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। तो राजनीतिक जागरूकता, अखंडता, संसदीय प्रजातंत्र और आपकी नौकरशाही, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इन सब चीज़ों में ब्रिटिश काल के अंदर बड़ी उन्नति हुई। ये हम ब्रिटिश की सबसे बड़ी देन मानते हैं हम भारत के लिए। स्वतंत्रता, समानता और ये प्रजातंत्र जो चीज़ है, ये बड़ी देन है अंग्रेजों की।
इसके अतिरिक्त शिक्षा और साहित्य के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा अंग्रेजों का। और गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें पूरे देश के सभी लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने भाग लिया, सहयोग दिया, और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लंबे समय तक अंग्रेजों के संपर्क के कारण भारतीय समाज पर अंग्रेजों का, या यूं कह लीजिए पश्चिमी जगत का, स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। और ब्रिटिश काल में देश में राजनीतिक जागृति आई, उदारवाद आया, व्यक्तिवाद आया और प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक जागृति, उदारवाद, व्यक्तिवाद, एकाकी या कह सकते हैं कि नाभिकीय परिवार में वृद्धि हुई, अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत हुआ, जाति प्रथा में शिथिलता आई, जाति प्रथा के कठोर बंधनों के अंदर थोड़ी सी नरमी आई, विलंब विवाह का प्रचलन हुआ, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा। ये सब सामाजिक परिवर्तन किसके परिणाम स्वरूप आए? ये सब के सब सामाजिक परिवर्तन ब्रिटिश के प्रभाव स्वरूप आए, अंग्रेजों के प्रभाव में रहने की वजह से आए। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो हमारे ऊपर भारतीय जनमानस पर प्रभाव पड़ा, भारत के सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से ये परिवर्तन हुए। इसके अतिरिक्त सती प्रथा की समाप्ति हुई, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति मिली अंग्रेजों के समय, और स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में, उनके सोशल स्टेटस में सुधार हुआ। ये सब अंग्रेजों की देन है। तो अंग्रेजों के समय में भारत में खूब प्रगति भी हुई, उसका ये दूसरा पहलू है। एक पहलू तो ये है कि हम अंग्रेजों को इस हिसाब से जानते हैं कि उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा और देश को खूब लूटा, ये एक पहलू है। तो दूसरा पहलू ये है कि अंग्रेजों के समय अनेक सामाजिक बुराइयों का अंत भी हुआ और अनेक अच्छी चीजें भी लागू हुई, और भारत में पश्चिमी शैली के बिल्डिंग्स, भवन बनाए गए। औद्योगिकरण और नगरीकरण ब्रिटिश काल में ही हुआ। और पूर्व, और ये कह सकते हैं आप निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्व और पश्चिम का मिलन हुआ और पूर्व और पश्चिम का अद्भुत समन्वय हुआ। अब आधुनिक काल का ये तो था एक पार्ट, ब्रिटिश काल। दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज, जो जिस समाज में आप आज रह रहे हैं, आप और हम सब रह रहे हैं, वही काल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। एक नवीन संविधान बना हमारा, संसदीय प्रजातंत्र की नींव पड़ी, हमारी अब एक केंद्र सरकार बनी, अनेक अनेक राज्यों का उदय हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बने, और विभिन्न विकास योजनाएं विभिन्न सरकारों के समय से अभी चली आ रही है। और हमारा संविधान जो है, एक जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और संविधान में भारत को क्या माना गया? सबसे बड़ी बात, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तीनों शब्द ध्यान देने लायक हैं। भारत को, भारत के संविधान में क्या माना गया है? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। और संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करना और अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को बनाए रखना, ये सब संविधान ने हमारे को अधिकार के रूप में दे रखे हैं। और इन अधिकार के अतिरिक्त, मौलिक अधिकार कहेंगे हम इनको, इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों के लिए भी कुछ ऐसे तत्व दिए गए हैं जिनको हम कहेंगे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो संविधान में राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया गया है कि आप सामाजिक कल्याण के लिए, भारतीय समाज के लिए ये कार्य करेंगे, वो निर्देशक तत्व कहलाते हैं। उनका भी उल्लेख संविधान में मिलता है। और संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से भारत आगे एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। और भारतीय समाज आज बदल रहा है, क्योंकि परिवर्तन जो है प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम है, और इस नियम के तहत समय समय पर समाज में अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के
और आज के भारतीय समाज में बहुत अंतर आ चुका है, काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। वो समय समय पर आप आगे विभिन्न टॉपिक्स के अंदर भारतीय समाज में देखेंगे। थैंक यू।